हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ आर्कटिक सर्कल के कुछ महत्वपूर्ण देशों की, जिनको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है छात्रों में कि स्कैंडिनेवियन देश कौन से होते हैं और नॉर्डिक देश कौन से होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊँगा, याद रखने के तरीके बताऊँगा कि स्कैंडिनेवियन देश कौन है, नॉर्डिक कौन है और इन देशों के संबंध में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अब ये स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या है? स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप महाद्वीप का एक प्रायद्वीप है। तो बेसिकली एक ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप आप जानते हैं, नहीं जानते तो बता देता हूँ। वो स्थलाकृति, वो स्थल क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, समंदर से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप महाद्वीप का एक प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप का नाम स्कैंडिनेविया डेनमार्क, स्वीडन एवं नॉर्वे के सांस्कृतिक क्षेत्र से व्युत्पन्न किया गया है। आपको ये भाषा कठिन लग रही होगी, लेकिन मैं अभी मैप में आपको समझाऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। इस नाम का मूल प्रायद्वीप दक्षिणतम भाग स्कैनिया से आया है, जो एक लंबे अंतराल से डेनमार्क का अधिकार में रहा है, किंतु वर्तमान में स्वीडन अधिकृत है। अभी आपको मैप में बताता हूँ मैं। देखिए, ये है पृथ्वी का मैप और ये आर्कटिक सर्कल का ओवरव्यू है। यहाँ हम देख सकते हैं, ये हमारा भारत, एशिया, यहाँ से आते हैं रूस, ये है यूरोप। अब देखिए, यूरोप में ये पूरा आर्कटिक सर्कल है। अब यूरोप में जो आपको हरे रंग में दिख रहा है, ग्रीन कलर में, ये है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ अटलांटिक महासागर है और ये बीच में बाल्टिक सागर और बोस्निया की खाड़ी। तो इस रीजन को, इस क्षेत्र को कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो इस प्रायद्वीप के अंतर्गत आने वाले तीन देशों को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। अब वो तीन देश कौन से हैं, कैसे याद रखना है, ये बताता हूँ। देखिए, इन देशों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, इनको तीन टुकड़ों में आप डिवाइड कर लें। स्कैनिडेवियन मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से याद रख लें स्वीडन। स्कैनिडे, बीच में डी आ रहा है, डी से याद रख लें डेनमार्क। और वियन, लास्ट में एन आ रहा है, एन से याद रख लें नॉर्वे। बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। तो स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, ये तीन देश हैं जो स्कैनिडेवियन देश कहलाते हैं। एक बार और मैप में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यह है स्कैनिडेवियन प्रायद्वीप और ये है इसके तीन देश, नॉर्वे, स्वीडन और ये डेनमार्क। आप यहाँ इसकी स्थिति अच्छे से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। यहाँ दोस्तों एक बात और ध्यान देने योग्य है, कई जगह आपको यहाँ स्कैंडिनेवियन देशों में फिनलैंड भी लिखा मिलता है। फिनलैंड का भी कुछ भाग जो है यहाँ पर बताया गया है, लेकिन सही तौर पे और आधिकारिक रूप से केवल तीन ही देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इसके अलावा फिनलैंड या आइसलैंड को अगर कोई ऐसा कहता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो ऐसा नहीं है। अब ये कंट्री क्या है, इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं। अब इन देशों के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पहला देश है स्वीडन। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। स्वीडन, राजधानी स्टॉकहोम, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। भाषा है स्वीडिश, मुद्रा है स्वीडिश क्रोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन देश है तो आप ऐसा कंफ्यूज ना हो कि इसकी मुद्रा जो है यूरो होगी। मतलब ये यूरो जोन में नहीं आता है, इसकी अपनी मुद्रा है स्वीडिश क्रोन। यह नार्डिक क्षेत्र का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है स्वीडन, और यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको याद रखना चाहिए। और इस देश में दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। एक राजा होता है, लेकिन उसके पास राजनीतिक शक्तियां नहीं होती हैं, जैसे हम ब्रिटेन को देख सकते हैं। राजनीतिक शक्तियां संसद के पास हैं, लेकिन नाम का राजा राजतंत्र के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अगला देश है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। भाषा डेनिश है और अगेन इसकी मुद्रा अपनी खुद की है, डेनिश क्रोन। यूरो नहीं चलता है डेनमार्क में, आपको याद रखना है। यह यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का सदस्य है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। नाटो क्या है, नाटो आपको पता ही होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक रक्षा समझौता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि दुनिया का सबसे पुराना झंडा डेनमार्क का माना जाता है। ये भी कुछ एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पुराना झंडा कौन सा है विश्व का, तो यहाँ डेनमार्क आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला देश थे
नॉर्वे, नॉर्वे राजधानी ओस्लो, भाषा नॉर्वेजियन बोली जाती है, मुद्रा यहाँ नॉर्वेजियन क्रोन है, ये भी आपको याद रखना है। तो कुल मिला के स्कैंडिनेवियन देशों में, तीनों दो देश जो है यूरो जोन में नहीं आते हैं, अपनी खुद की मुद्रा है, यूरो यूज़ नहीं करते हैं। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्वे और ये कुछ छोटे द्वीप समूह। इसे मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब मध्यरात्रि का सूर्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य रात्रि तक करीबन 12 साढ़े 12 के बाद भी यहाँ सूर्य दिखता है और अस्त होने के कुछ देर बाद लगभग 40-45 मिनट बाद दोबारा सूर्य दिखने लगता है, क्योंकि बिल्कुल इसके जो उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ ये घटना होती है। आर्कटिक जो उत्तरी ध्रुव है, आर्कटिक रीजन में जहाँ से सूर्य अस्त होता है, वहीं कुछ देर बाद सूर्य पुनः जो है उगता हुआ दिखाई देता है। इसके संबंध में एक और तथ्य, यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है किंतु नाटो का सदस्य है, ये आपको यहाँ याद रखना चाहिए। अच्छा, सूर्य के देश से संबंधित दो और तथ्य और मैं आपको बता दूं कि उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, क्योंकि सुदूर पूर्व में स्थित है और चाइना द्वारा ये टर्म जो है दी गई है जापान को, क्योंकि वहाँ से जापान से सूरज उगता हुआ दिखाई देता है चाइना को, ऐसा कहा जाता है। और डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि सुदूर पश्चिम है। तो ये 3 सूर्य के देश से संबंधित तथ्य हैं। मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे हो गया, ब्रिटेन हो गया डूबते सूरज का देश, और जापान है उगते सूरज का देश। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आप समझ गए हैं, ये तीनों हैं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। अब नॉर्डिक कंट्री क्या है? तो नॉर्डिक कंट्री, इसी में अगर इन्हीं 3 कंट्रियों में हम जोड़ देते हैं फिनलैंड, आइसलैंड और कुछ छोटे द्वीप, जैसे फेरो आइलैंड है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। इसके अलावा ए आइलैंड है, यहाँ पर इधर कहीं पर है। तो ये फिनलैंड, आइसलैंड और कुछ द्वीप जोड़ने के बाद में ये पूरा रीजन कहलाता है नॉर्डिक रीजन, या ये पूरे देश कहलाते हैं नॉर्डिक देश। तो बहुत ही आसान है, स्कैंडिनेवियन देश हो गए ये 3, और इसमें आप जोड़ दें उस रीजन के और देश, आइसलैंड, फिनलैंड और कुछ छोटे द्वीप, तो ये पूरा हो गया नॉर्डिक। अब देखिए, अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि क्या आइसलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो नहीं, ये गलत है। क्या फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये भी गलत है। लेकिन क्या नॉर्वे या फिर क्या स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है? हाँ, तो ये सही है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की 3 देश हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। इन्हीं में हम जोड़ देते हैं आइसलैंड, फॉरे द्वीप और फिनलैंड, तो ये हो जाता है पूरा नॉर्डिक देश, नॉर्डिक रीजन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्डिक देश कौन से हैं, स्कैंडिनेवियन देश प्लस फिनलैंड, आइसलैंड और फॉरे द्वीप। आगे देखते हैं। यहाँ आपको मैप बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा होगा। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और ये फॉरे आइलैंड, एलैंड, ये पूरा रीजन हो गया नॉर्डिक रीजन। अब इस नॉर्डिक रीजन के अन्य देशों के बारे में जानते हैं। तो अब देखते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, भाषा है फिनिश, मुद्रा है यूरो। ये आपको याद रखना है, यूरो जोन में है फिनलैंड, यूरो यूज़ करता है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी है, परंतु नाटो का सदस्य नहीं है। एक अन्य पॉइंट इसमें है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, झीलों है यहाँ पर, 1000 झीलों की भूमि, क्योंकि इस देश का जो भूमि है, जो लैंड है, उसमें तकरीबन 10% के आसपास झीलें ही हैं और काफ़ी सुंदर मनमोहक स्थान है। स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं, पश्चिम में, पूर्व में यह रसिया से जुड़ा हुआ है, रूस से, और पश्चिम में बाल्टिक सागर है और उत्तर पश्चिम में बोस्निया की खाड़ी। तो अब आगे देखते हैं अगला देश। अगला देश है आइसलैंड, जो कि राजधानी इसकी है रेक्याविक या रेकजाविक, आपको पढ़ने में आएगा वो। भाषा है आइसलैंडिक, मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोन। अगेन यहाँ पर यूरो नहीं है इसकी मुद्रा। नॉर्डिक देशों में सबसे कम आबादी वाला देश है, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है, आर्कटिक के बिल्कुल उसकी लैब से जुड़ा हुआ है,
और नाटो का सदस्य देश है। तो आइसलैंड के संबंध में राजधानी और मुद्रा ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। अगला देश है दोस्तों ग्रीनलैंड। अब इसको देश कहना सर्वथा उचित तो नहीं है, क्योंकि ये एक ऑटोनोमस रीजन है, एक स्वशासी क्षेत्र है जो कि किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंतर्गत आता है। मतलब जो डेनमार्क है उसके अधीन है ये, लेकिन स्वायत्त है। काफ़ी अधिकार डेनमार्क द्वारा इसको ग्रीनलैंड को स्वयं दिए गए हैं, तो काफ़ी हद तक अपने कानून ये लोग खुद ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंतर्गत ही हैं, उसके अधीन ही हैं। तो इनकी राजधानी है नुक, भाषा है ग्रीनलैंडिक, मुद्रा है डेनिश क्रोन, क्योंकि ऑब्वियस है किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंतर्गत है, अधीन है, तो मुद्रा वहीं की इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आबादी बहुत कम है, ठंड बहुत पड़ती है, आधे से ज़्यादा क्षेत्र जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। लगभग 52 या 55 हज़ार के आसपास की टोटल आबादी है इनकी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है डेनमार्क लाल रंग से, और ये जो क्षेत्र है ये भी लाल रंग से ग्रीनलैंड, जो कि किंगडम ऑफ डेनमार्क का ही अधीन है। इन देशों के बारे में, नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, आप लोग पढ़ते होंगे, तैयारी करते होंगे करंट अफेयर्स में, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आप देखते होंगे, उसमें टॉप 10 में, टॉप 5 में यही देश होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आप पढ़ते होंगे, तो वहाँ भी टॉप 10 में, टॉप 5 में इन्हीं देशों का दबदबा रहता है। 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें टॉप 5 में नॉर्डिक देश में 5 में से 4 हैं, जिसमें फिनलैंड टॉप पर है लगातार, दूसरे साल, पिछले साल भी फिनलैंड ही टॉप पर था, और उसके बाद डेनमार्क सेकंड है, आइसलैंड और नॉर्वे चौथे 5वें नंबर पे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा खुश यहीं के लोग हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी टॉप 10 में 3 हैं, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पे है। इसके अलावा भी अगर टॉप 20 में भी जाते हैं तो बचे हुए देश भी वहाँ आसपास में ही कहीं रहते हैं। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? तो ऐसा इसलिए है कि सबसे पहला कारण तो है कि आबादी कम है, दूसरा यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, खनिज संपन्न है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल के समुद्र के आसपास के सारे देश हैं, तो खनिज संपदा, पेट्रोलियम वगैरह उससे संपन्न है। टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई है यहाँ देशों की। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है इनकी सरकार की, जो गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। फ्री एजुकेशन है, फ्री चिकित्सा है, आपको जो वृद्ध हो जाते हैं 60-65 के ऊपर उनको पेंशन है, छात्रों को छात्रवृत्ति है। तो एक ज़िंदगी वहाँ स्थिर है, स्टेबल लाइफ है वहाँ पर, आपको किसी प्रकार की वहाँ टेंशन नहीं है। लोगों को जब टेंशन नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि लोग वहाँ खुश होंगे। तो इसलिए हमेशा हर साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको यहीं स्कैंडिनेवियन या फिर नॉर्डिक देश ही मिलेंगे, और HDI में भी आपको यहीं के देश मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक देश समझ में आ गए होंगे, इनकी महत्ता समझ में आ गई होगी, और इनसे जुड़े प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप निश्चित रूप से हल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो, अगली जानकारियाँ प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।